साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं कि मर्डर केस में लास्ट सीन थ्योरी, सर्कमस्टेंसेस और मोटिव का क्या रिलेवेंस है। अगर ये फैक्ट्स प्रूव नहीं हो पाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा अक्यूज़्ड को मिल सकता है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर प्रोसिक्यूशन का ये मानना है कि आप चूँकि लास्ट बार कंसर्न विक्टिम या डिक्कीज के साथ देखे गए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप भी उस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और आपके द्वारा संभवतः वो क्राइम किया गया है या करवाया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव में जब सेक्शन 302 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन मामलों में जमानत आसानी से नहीं होती है, लंबे टाइम तक हमें जेल में रहना पड़ सकता है। तो वहाँ पर हम करें क्या, हमारे राइट्स कानून में क्या हैं और किस प्रकार से उन्हें हम इन्फोर्स कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए मैंने यह वीडियो तैयार किया है। वीडियो एजुकेटिव है, इन्फॉर्मेटिव है और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट है यंग लॉयर्स के लिए, क्योंकि आप कोर्ट में जाकर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या क्या गलती अक्सर आप करते हो ये भी समझाने वाला हूँ। अगर आप क्लाइंट हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है अपने केस को प्रोसीड करने के पर्सपेक्टिव में। तो साथियों, कुल मिला के आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बट मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी और एक पेन हाथ में लेके रखिए। जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि भविष्य में ऐसी ही समस्या का यदि आप सामना करेंगे तो ये वीडियो, इसका बताया कंटेंट आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो साथियों, जो मेरे वीडियो का एजेंडा है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको साइटेशन का नाम बताने वाला हूँ, उसके बाद कॉन्टेंशंस क्या थे पार्टी के वो बताने वाला हूँ, उसके बाद लीगल पॉइंट्स क्या थे इन्वॉल्व इस केस में वो बताने वाला हूँ, और एंड में कोर्ट का कंक्लूजन क्या रहा वो बताने वाला हूँ। और जब भी हम ऐसे ही परेशानियों से घिर जाएं तो हमें करना क्या है ये बात भी आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ खुलकर। हमारे पास टाइम शॉर्ट रहता है। साथियों, सबसे पहले हम आते हैं जजमेंट के नेम पे। जजमेंट का नेम है सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट डेट है 7/9/2022। जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच का। क्लियर है? तो आपको क्रेडिशंस जो है आपको मैंने बता दिए। अब मैं आ रहा हूँ इस केस के फैक्ट्स पे। द अपीलेंट हैज़ प्रेफर्ड दिस अपील एग्रीड बाय द जजमेंट एंड सेंटेंस डेटेड 25/8/2021 पास्ड बाय एडिशनल सेशन जज whereby the appellant has been convicted under section 302 of IPC and has been sentenced to undergo life imprisonment with fine। तो इस मामले के फैक्ट्स क्या है कि एक अपील पेश हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, जिसमें उसका ये कंटेंशन है कि अपीलेंट को सेक्शन 302 आईपीसी में कन्वर्ट किया गया है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है। ठीक है जी। द फैक्ट ऑफ द केस आर दैट ऑन 12th of April 2019 the complainant so and so, son of so and so, registered a FIR stating that he is a resident of so and so place. He has 2 sons named as so and so and 3 daughters named as so and so. His son Deepak was staying in the house in the village. He was staying at the well with his other children. On 11th of April 2019 at about so and so time in the morning, when his son Mr. so and so went to the house in village, Deepak did not woke up. When he called Rajesh bhai, Deepak had expired. Thereafter information was given to him and his wife. From the appearance of the victim, it was seen that there were some marks on his neck. The FIR was lodged against an unidentified person. तो हमने अगर एक बार फैक्ट्स को देखा तो हमें क्या लगा कि एक एफआईआर दर्ज हुई है अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन। तो जिसका अभिप्राय क्या देखा आपने कि जो ये क्राइम है ये डायरेक्ट एविडेंस पे नहीं है, ये क्राइम बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। यहाँ पर एक फैक्ट एडमिटेड है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक, जिसकी मौत हुई है और उस मौत को किसी ने भी नहीं देखा है। और जब ये जानकारी उसके पिता को हुई और उसकी माँ को हुई तो इमीडिएटली उनके द्वारा एक एफआईआर नेक्स्ट डे जो है दर्ज करवाई गई। ये आम फैक्ट्स रोज़ाना हमें देखने को मिल सकते हैं जहां हत्या के मामले हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चले आगे चलिए। द पुलिस आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन सबमिटेड द चार्जशीट अंडर सेक्शन 302 अगेंस्ट द अपीलेंट। साथियों, उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करी
और अपीलांट को जो है सेक्शन 302 आईपीसी में प्रोसिक्यूट किया। द पुलिस आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन सबमिटेड चार्जशीट अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी अगेंस्ट द प्रेजेंट अपीलांट। चार्जेस वर फ्रेम्ड एंड अपीलांट डिनाइड द सेम एंड क्लेम ट्रायल। As many as 18 witnesses has been examined and 27 documents were exhibited, and later on the appellant was examined under section 313 of CRPC, and trial court after hearing the argument has convicted the accused under section 302 of the IPC। तो एक मोटी मोटी बात हमको समझनी है इस स्टेज पे कि इनिशियली मुलजिम पिक्चर में नहीं था। मुलजिम क्या था? अनआइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो जब चार्जशीट पेश हुई तो वहाँ पर उसका रोल भी आया और ये भी आया कि उसने क्राइम किया है एंड अल्टीमेटली ही इज़ बुक्ड अंडर द क्राइम। क्लियर हुआ आपको? तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पुलिंदा पुलिस ने इकट्ठा किया जो अक्यूज़ को क्राइम से जोड़ता है वो क्या था, वो देखने वाली बात थी। प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह रखे, अपने दस्तावेज रखे और इसके साथ साथ बयान मुलजिम भी रिकॉर्ड किए गए, जिसके लिए सेक्शन 313 सीआरपीसी में जो है प्रोविज़न है। पर आपको दो बातें यहाँ ध्यान में रखनी है कि वीक डिफेंस भी है तो ग्राउंड नहीं है कन्विक्ट करने का। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है बाय जॉइनिंग द चेन एंड द इवेंट्स। अगर एक भी इवेंट या एक भी चेन ब्रेक होती है तो उसका फ़ायदा डिफेंस को मिल जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में जो भी एविडेंस इकट्ठी होकर आ रही है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड नॉट क्रिएट एनी सस्पेक्शन। अगर वो सस्पेक्शन क्रिएट कर रही है तब भी कोई कन्विक्शन मुलजिम को नहीं हो सकता है। और 313 सीआरपीसी के जो बयान है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड या बयान मुलजिम, ये एक मियर फॉर्मेलिटी है जिसके आधार पर हम अक्यूज्ड को दोषसिद्ध नहीं कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जिसके लिए सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रावधान दिए गए। क्लियर है? पर इन सब के बावजूद भी उसे ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, अब कंटेंशंस क्या थे उसके कि पहले बात तो केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है, डायरेक्ट एविडेंस का नहीं है, और चेन जो है ब्रेक हो रही है, कनेक्टेड नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया वो बात जो है कंटेंशंस के फॉर्म में रखी गई। साथियों, प्रॉब्लम यही तो होती है कि जब आप कोई केस को लड़ते हो तो उस केस के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप देख ही नहीं पाते हो। लोगों को दिखता कि मर्डर हो गया जी, इसने मार दिया होगा, अखबारों में छप गया, मीडिया ट्रायल हो गई, बट इन रियल कानूनी एंगल से वो केस कहाँ तक स्टैंड कर रहा है। तो पहला उनका स्टैंड क्या था कि माय लॉर्ड ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में चेन से चेन कनेक्ट करनी है। यहाँ चेन ब्रेक भी हो रही है और प्रॉपरली कनेक्ट भी नहीं हो पा रही है। क्लियर है? चले आगे। चलिए, द सर्कमस्टेंसेस विच आर स्टेटेड अगेंस्ट द अपीलेंट आर लास्ट सीन एविडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि जो भी सर्कमस्टेंसेस अक्यूज्ड के अगेंस्ट है उसमें से इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस है लास्ट सीन एविडेंस। ठीक है। दूसरा है रिकवरी ऑफ ए वायर एट द इंस्टेंस ऑफ द अक्यूज्ड अपीलेंट, कि उसके इंस्टेंस पर एक वायर जो है रिकवर हुई है, जिसके लिए साथियों पुलिस वाले करते क्या हैं गड़बड़ियाँ कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक इतला लिखते हैं कि उसने जाहिर करा कि मैंने मुलजिम होते हुए फला फला की जो है हत्या की है और हत्या मैंने जो है इस हथियार से की है या इस वायर से की है और ये वायर मेरे घर में पड़ी हुई है। तो अधिकांश वायर तो मुलजिम के घर से मिल जाती है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा, सोचो ज़रा, कि हत्या करने के बाद वो वेपन अपने घर में छुपाते हुए। कोई नहीं करता। सब लोग समुद्र में या तालाब में या नदी में उस हथियार को या उस मर्डर वेपन को फेंकना उचित समझते हैं। तो जिसका इंडिकेटिव यही है कि पुलिस का जो जांच का एंगल है वो एंगल सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन का है, उनका जांच का एंगल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। कानून क्या बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऑन द ट्रू फैक्ट्स, और जो भी रियल स्थितियाँ हैं वो कोर्ट के सामने आनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव है, एविडेंस फैब्रिकेट है, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हो, उससे छेड़खानी कर रहे हो, तो यू आर ऑल्सो लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करने वाली पुलिस के खिलाफ भी सेक्शन 166 आईपीसी में कार्रवाई हो सकती है। पर आप लोग घबराते हो ना कि हमारा अनर्थ हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा। जितना डर आपको है उससे तिगना डर जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को है, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाती। ये मेरा खुद का मानना है। उनका एक ही एंगल है कि भाई हल्की सी भी एविडेंस मिली आपको पकड़ के अंदर डाल दो। हल्की सी एविडेंस से काम नहीं चलेगा। जैसे हम कहते हैं मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर। एविडेंस ऐसी ही होनी चाहिए कि अगर उस पर जिरह नहीं कर पाओ तो अल्टीमेटली आपको कन्विक्शन हो जाए।
तो मेरा कहना यह है कि एविडेंस का एंगल शुड बी प्राइमरी, एविडेंस का एंगल शुड बी एज पर द इंडियन एविडेंस सेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो किसी भी रूप में कन्विक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ आप सबको? चलें आगे, चलिए। द डिस्प्यूट बिटवीन द अपीलेंट एंड हिज वाइफ एंड द डिकीज बीइंग द ब्रदर ऑफ हिज वाइफ। ये मोटे मोटे सर्कमस्टेंसेस जो हैं कंक्लूड किए गए। इट वॉज ऑल्सो कंटेंट दैट इनिशियल in the FIR and the statement record under 161 of the CRPC, no doubt was raised against anyone। जो मैंने आपको साथियों पहले भी कहा था कि जब FIR कटी और जब बयान हुए तो उस समय मालूम पड़ना चाहिए भाई किसने हत्या करी, जबकि FIR किसके अगेंस्ट थी? अगेंस्ट एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, नामालूम इंसान के खिलाफ। तो वो FIR जब कटी तब इसका रोल कहाँ दिख रहा था? जब आपको रोल ही नहीं पता देन वाई यू हैव लॉस्ट द FIR, जल्दबाजी क्यों? जबकि गाइडलाइंस साफ साफ है सुप्रीम कोर्ट की, अगर किसी मामले में आप खुद श्योर नहीं है तो FIR ना काटें, पहले श्योर हो जाए उसके बाद ही जो है FIR काटें। क्लियर है बात? ये चलिए। एज फार एज लास्ट सीन इज कंसर्न, इट इज कंटेंट दैट द विटनेस हैव स्टेटेड दैट दे हैव सीन द अक्यूज्ड अपीलेंट इन द विलेज अ डे बिफोर द इंसिडेंट। कि गवाहों का क्या कहना है कि हमने आखिरी बार जो है इस अक्यूज्ड को विद डिकीज जो है गाँव में देखा। ठीक है जी। देर इज़ नो एविडेंस दैट द अपीलेंट वॉज लास्ट सीन विद द डिकीज, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। सारे गवाह जो है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है जी। देर इज़ नो एविडेंस इन द केस in toto, and as far as recovery is concerned, it is content that the wire was recovered from the house of the deceased, the same place where his body was recovered. As per the evidence of the prosecution, the police had been to the place of occurrence and thoroughly checked the premises. The recovery of wire at a belated stage from the accused has no relevance. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क था कि जब हत्या हो गई पुलिस मौके पर गई, पूरी छानबीन कर ली कि कोना छान लिया, उस समय तो कोई वायर मिली नहीं। तुमको ध्यान आया जी 20 दिन बाद, अरे बाप रे ये मर्डर तो हो गया और हमने इसको पकड़ भी लिया, तो उसको अब फंसाए कैसे? तो एक वायर भी जो है रिकवर करा ली। जितना डिले से रिकवरी हुआ है उतना ही डाउट प्रोसिक्यूशन केस में ये क्रिएट करता है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम मर्डर ट्रायल को कंटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक महत्वपूर्ण चेन लास्ट सीन एविडेंस ये होनी चाहिए एप्रोप्रिएट एंड शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो रिकवरी है इट शुड बी इमीडिएटली। अगर रिकवरी बिलेटेड है और अक्यूज के इंस्टांस पर है और काफ़ी लंबे टाइम बाद है देन इट इज़ ऑलवेज सस्पिशियस। क्लियर है बात ये? चले आगे, चलिए। इट इज़ कंटेंट दैट द मोटिव फॉर द ऑफेंस इज स्टेटेड टू बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द अपीलेंट एंड हिज वाइफ। कि जो ये मोटिव स्टेट हुआ है वो है डिस्प्यूट बिटवीन द अपीलेंट एंड हिज वाइफ। इट इज़ आर्ग्यूड दैट द अपीलेंट वाइफ्स इज सिस्टर ऑफ द डिकीज एज पर द एविडेंस विच इज़ इन नेचर ऑफ हियरसे एविडेंस। कि जो अक्यूज्ड है उसकी जो वाइफ है वो डिकीज की बहन है। तो डिस्प्यूट था तो वाइफ को तो मारा नहीं, उसने अपने जो है साले को मार दिया। ठीक है, ये आरोप है, बट ये आरोप चलते नहीं है लंबे टाइम तक, क्योंकि ये जो होता है ना बेस वर्क जो है प्रोसिक्यूशन को करना चाहिए भाई। तो मेरा निवेदन प्रोसिक्यूशन से भाई होमवर्क ढंग से करा करो। ये फर्जी होमवर्क करके भाई अक्यूज को फंसाओगे तो वो अल्टीमेटली बरी होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए आप पढ़ाई करो, मेहनत करो। इधर उधर मटर गश्ती करने से केस नहीं बनते। केस को एज़ पर लॉ बनाना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको भी एज़ पर लॉ जांच करनी है। अगर नहीं करोगे तो आपको भी परिणाम उसके भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि सच्चिदानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में साफ साफ कहा गया है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज़ द राइट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर उसको आप उसका राइट ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप उसके राइट्स को इन्फ्रिंग करने में तुले हुए हो, तो आप निष्पक्ष नहीं हो और ऐसे गैर जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशंस पर अक्यूज्ड को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? चलें आगे, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ कंटेंट दैट द अक्यूज्ड अपीलेंट यूज्ड टू बीट हिज वाइफ। इट इज़ फर्दर आर्ग्यूड दैट द सिस्टर ऑफ डिकीज्ड हैज़ नॉट बीन एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट। पर जो इस केस का बेसिक मोटिव था कि वो उसकी बहन को मार रहा है जिस कारण भाई बचाने आ गया और फिर अल्टीमेटली भाई की हत्या हो गई, बट उसके जो मेन कॉज था उसकी बहन वही एग्जामिन नहीं हुई जो इस केस की मटेरियल विटनेस थी। तो जब मटेरियल विटनेस ही एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, चेन को आप खुद ही ब्रेक कर रहे हैं, तो आप कन्विक्शन कैसे कर सकते हैं? क्लियर हो गया बात? ये ईजियर है। चलें आगे, चलिए। अब कोर्ट का क्या कहना है? वी हैव कंसिडर्ड द राइवल कंटेंशंस एज वेल एज द इम्प्यून जजमेंट। एज पर द प्रोसिक्यूशन द सर्कमस्टेंसेज अगेंस्ट द अक्यूज्ड आर ही वॉज लास्ट सीन, आखिरी बार देखा गया, वायर उससे जो है रिकवर हुई है और वो अपनी पत्नी को मारता था जो कि डिकीज की बहन थी और जिस कारण एक स्ट्रांग मोटिव था अक्यूज्ड का कंसेंट विक्टिम या डिकीज को मारने का। ठीक है ना? अब कोर्ट ने फिर सीक्वेंस को जो है एक्सप्लेन किया और ये माना कि केस जो है मेड आउट ही नहीं हो रहा है। मैं इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आपको समझना होगा तभी आप बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे।
और वीडियो यहाँ से अगर आपने छोड़ दिया तो वैसे मरे। कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है, तो पूरा सुन के जाओ, समझो कंसेप्ट्स को, तभी मुसीबत से जो है निकल पाओगे। The fact that the accused appellant was seen in the village a day prior to the day of incident is concerned. Mr. Bhola, PW10, the brother of deceased, who is aged 10 years, has stated in his evidence that the appellant had come to his village a day prior to the date of incident. This witness has not stated that he has seen the appellant with the deceased. तो एक छोटे से बच्चे के बयान करा दिया ताकि कोर्ट को हम इमोशनली हिट करेंगे कि देखो जी मेरे भाई को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और अल्टीमेटली उस बच्चे ने भी कोर्ट में ये नहीं कहा कि आखिरी बार उस अक्यूज़ को विद डिकीज देखा गया। क्लियर है? ये होगी चेन ब्रेक। ईजियर हो गया। अब तो अपनी फाइल को छांटो, ढूंढो उसमें ये चेन कैसे ब्रेक करनी है आपको। फिर आ गया राजेश भाई, ये सिस्टर है डिकीज की। उसने बयानों में कहा दे वर नॉट हैविंग एनी डाउट अपॉन एनी वन, उसे किसी पर भी शक ही नहीं है। फिर वापस से होगी चेन ब्रेक। चलो जी, बहुत बढ़िया। और क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने क्या कहा? शी हैज स्टेटेड दैट द अपीलेंट हैड कम टू हिज हाउस प्रायर टू द डेट ऑफ इंसिडेंट। ही हैड लंच इन द मॉर्निंग एंड लेफ्ट द हाउस देयर आफ्टर। ही हैड नॉट सीन हिम, कि वो सुबह आया, उसने खाना खाया और निकल लिया, पर उसके भाई के साथ किसी भी रूप में अक्यूज को उसने नहीं देखा। तो भाई लास्ट सीन की एविडेंस क्या थी प्रोसिक्यूशन के पास में? कुछ भी नहीं थी। सिर्फ केस बना दिया, अक्यूज की लाइफ ख़राब कर दी और अल्टीमेटली उसको सज़ा करा दी। तो कुल मिला के जजेस को भी देखना चाहिए सज़ा करते हुए या बरी करते हुए कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं और एक्चुअल लीगल पोजीशन क्या है। लीगल पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर फैक्ट्स नहीं है और फैक्ट्स ब्रेक हो रहे हैं तो उस कंडीशन में बरी कर दो भाई, क्यों किसी की लाइफ ख़राब करते हो। ठीक है जी, चलिए आगे। फ्रॉम द अबव विटनेसेस हैव नॉट सीन द डिकीज विद द अक्यूज्ड, हेंस दे कुड नॉट बी टर्म्ड एज लास्ट सीन एविडेंस। तो किसी ने भी उनको नहीं देखा भाई, तो ये लास्ट सीन विटनेस ही नहीं है, दे आर मियरली ग्राफ्टेड विटनेस, उन्हें ग्राफ्ट किया गया केस में। As per Rajesh Bhai, the appellant has left the village and thereafter his brother expired. Similarly, Jitendra Singh, SHO, in his cross-examination admitted that the accused appellant was staying 200 km away from the village of the deceased. Thus, this evidence cannot in any way connect the appellant with the crime. तो जब लास्ट सीन की एविडेंस ही नहीं है, एक चेन को ब्रेक कर दिया, तो किसी भी रूप में अक्यूज को हम क्राइम से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? ईजी है, कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए। अब चलते हैं अपन पार्ट नंबर 2 पे, एनालिसिस ऑफ द एफआईआर। एज पर द एफआईआर, द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ द डिकीज वाज रिवील्ड ऑन 12 अप्रैल 2019 की पहली बार कब मालूम पड़ा उसकी मौत हो गई है? 12/4/2019 को। अक्यूज़ को अरेस्ट करा 16/4/19 को। इन्फॉर्मेशन जो थी कि भाई ये मैंने मारा है और ये वायर मैं रिकवर करा सकता हूँ, ये है 18/4/19 की। वायर जो है सेम डे रिकवर हो गई और रिकवरी मेमो इसका जो है तैयार हो गया। इट इज़ एविडेंट दैट द पुलिस वेंट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑन 12/4/19 कि पुलिस जो है प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पर गई, उसने पूरा थोरोली एग्जामिन कर लिया, फोटोग्राफ ले लिए, और उसके बाद भी वायर मौके पर ना मिलना और अचानक 6 दिन बाद प्रकट होना, ये इटसेल्फ इंडिकेटिव है कि एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया है, उसको प्लांट किया गया है ताकि अक्यूज़ को हम क्राइम से कनेक्ट कर सकें। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप भी अपने केस में देखिए कि रिकवरी कितने दिनों बाद हुई है। अगर रिकवरी डिलेटेड है और इसका कोई भी कारण उनके पास में नहीं है तो इस पॉइंट को भी हिट करो, निकल जाओगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आखिरी बात, मोटिव, कि अक्यूज़ का झगड़ा था उसकी वाइफ से, ये उसका भाई था और अपनी बहन के लिए जब भी रेस्क्यू करने आया तो इससे धमकी दी, तो एक स्ट्रांग मोटिव है प्रोसिक्यूशन के पास में, ऐसा कहना है। पर जो मेन कॉज था वाइफ, वो इस केस में एग्जामिन नहीं हुई है। तो कोर्ट का कहना है कि लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज द चेन इज नॉट कनेक्टेड एंड अल्टीमेटली द अक्यूज डिजर्व्स टू बी एक्विटेड। कि कोर्ट का कहना है कि भाई जब चेन ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप, तो हमें जो है अक्यूज़ को बरी करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे मामलों में करना क्या है ये आप समझें। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है तो आप एक प्रॉपर ज्ञापन जो है सौंपें आईओ को। इसके साथ साथ आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाईकोर्ट चले जाएं 482 में, और क्रॉस जब भी आप कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस, आपके इन्वेंट्रीज आप रेडी रखें। एट रैंडम क्रॉस, एट रैंडम जिरे बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए घातक है। और इसके अलावा थोरली एग्जामिन करते हुए केस का एक ब्रीफ तैयार कर लें कि कौन कौन से इंसिडेंट कब कब हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं। अगर इसमें काफ़ी लंबा डिले है और एविडेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और स्ट्रांगली हम एक सस्पेक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, आपको कोई भी इस जन्म में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता है। तो घबराने का नहीं है, केवल और केवल हमें उन पॉइंट्स पर हिट करना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जो डिफेंस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो भाई हिम्मत रखो, निश्चित तौर पर आप निकल जाओगे, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।